गुड मॉर्निंग गाइस। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो अपन एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस श्रृंखला के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से ये जो नाम से टॉपिक आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर आपके 3 का होने वाला है। तो इसमें भी आपके जो है कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, टिप्पणी किसकी है। तो ये वाक्य किसका है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग तथा बहुत ही कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये जो है वो किसकी है, तो किसने ये कहा था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो वो होगा जॉर्ज बी क्रेसी। देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और इतने लंबे वीडियो देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी नहीं है। तो मैं शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकर्ष कारक आपको बताना है, ठीक है। जैसे जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं और महामारियां। तो इनमें से प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसमें से आपका जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा व शैक्षणिक सुविधाएं जो है वो प्रतिकर्ष कारक में नहीं आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो 3 में है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो प्रवास जो है उसका अपकर्ष कारक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियाँ, काम के बेहतर अवसर। तो यहाँ पर ये जो है आंसर आप दोगे कि इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है, तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। तो ये आंसर भी आप ही दोगे कि इसमें कौन सा ऐसा कारक है जो आर्थिक कारक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर आपको ही देने हैं। अपन बात करेंगे 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया विश्व में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। तो एशिया में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा 60%, ठीक है। तो 60% पॉपुलेशन है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। नेक्स्ट आपका है 6 का, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। तो जनांगीय जो है तो उसमें क्या है भाई, पहली अवस्था में क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। 3 अवस्थाएं हैं इसकी, जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, फिर उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, फिर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे। देखो जल है वो भी भौतिक कारक है, जलवायु है वो भी भौतिक कारक है, मृदा है वो भी भौतिक कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें नंबर 9, प्रवास को प्रभावित करने वाला जो प्रतिकर्ष कारक है वो कौन सा है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है तो वो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर।
तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपरोक्त सभी है। देखो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो हैं आपकी प्रकृति, जो प्रतिकूल जलवायु है, बेरोजगारी है, तो यहाँ पर ये चारों ही आपके हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी सही आपके प्रतिकर्ष कारक हैं, तो उपरोक्त सभी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या कहा गया है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 21वीं सदी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 600 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप जो है उसमें जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है। तो कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है जनसंख्या वृद्धि है, वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े अपन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान बनता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो किसने कहा है, तो ये आपका कहा है राल्फ वुड इमर्सन ने। ठीक है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ये जो है ये बात कही थी। नेक्स्ट अपना है 13 का। तो 13 में क्या कह रहा है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। भाई लोगों की संख्या और भूमि का आकार, उसके क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट आपका है 14 का, निम्न क्षेत्र की किसी क्षेत्र की जनसंख्या के जो है वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि का, लिंगानुपात का, जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का या जनांकीय संक्रमण का जो है उपयोग किया जाता है किसी भी जनसंख्या के पूर्व अनुमान या भविष्य के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 15 का है, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा कहीं जो है अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो ये जो कथन था आपका, ये कथन किसका था, तो ये था माल्थस का। तो ये माल्थस जो है वो यहाँ माल्थस है, माल्थस, तो थॉमस माल्थस ने ये बात कही थी। उसके बाद में 16 का क्वेश्चन आता है। तो 16 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अत्यधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र है, तो उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, ये यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। तो इसका क्या होगा, उष्ण और शीत जो मरुस्थल हैं वो विश्व के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 17 का, तो वो अपना रहेगा जापान का कोबेक ओसाका प्रदेश किस कारण से सघन बसा हुआ है। तो जापान का कोबे ओसाका जो क्षेत्र है वो औद्योगिकरण की वजह से सघन बसा हुआ है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा कि जापान का ओसाका प्रदेश जो है सघन बसा हुआ है, तो वो आपका क्या रहेगा, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण सघन बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अवश्य दो होते हैं। अब रिक्त स्थान की अगर अपन बात कर लें तो पहला रिक्त स्थान हमारा है जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है, तो भाई प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। फिर है प्रवासी जो कि किसी नए स्थान पर आते हैं कहलाते हैं। तो अगर कोई नए स्थान पर आता है तो आता है मतलब आप्रवासी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर आता है तो आने है ना, तो आगे आपको क्या कर देना है, प्रवासी, आप्रवासी। ठीक है, अगर कोई जाता है तो उत्प्रवासी। ठीक है, अगर कोई किसी स्थान को छोड़कर जा रहा है
तो वो क्या होगा, उत्प्रवासी। अगर वो उस स्थान पे आ रहा है, किसी स्थान को छोड़कर आ रहा है, तो वो अप्रवासी। ठीक है। तीसरा है के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, ये जो आपका है ये एबस अदब में भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्रेसी हो जाएगा। ठीक है, क्रेसी जो है उन्होंने ये बात कही थी। नंबर 4 है प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाता है क्या कहलाता है, तो उत्प्रवासी कहलाता है। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आने अप्रवास, जाता है तो उत्प्रवास। जन्म, रिक्तस्थान और रिक्तस्थान जनसंख्या के 3 घटक होते हैं। तो 3 घटक कौन से होंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है जन्म, इसके साथ क्या आएगा, मृत्यु, और फिर प्रवास। ठीक है, ये जनसंख्या के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या के 3 घटक होते हैं। फिर 6 का है प्रवासी स्थायी रिक्तस्थान अथवा रिक्तस्थान हो सकते हैं। तो प्रवासी कैसे हो सकते हैं, तो प्रवासी जो है प्रवासी स्थायी, अस्थायी, अस्थायी और मौसमी। ठीक है, तो प्रवासी जो है स्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं और मौसमी हो सकते हैं। फिर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा काम के बेहतर अवसर प्रवास के रिक्त स्थान का कारक हैं। तो किसके कारक हैं, अपकर्ष के। तो यहाँ पर आपको देखो अपकर्ष और प्रतिकर्ष जो है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और जितने भी ये कथन है वो कथन आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अति लघुतरात्मक की बात करें, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो 2 समय अंतरालों के बीच में जो है जनसंख्या का ऋणात्मक या जनसंख्या कम होना। ठीक है, 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या का कम होना ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और धनात्मक होगा तो उसमें जनसंख्या का 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो जनसंख्या की जो वार्षिक है वो वृद्धि वो कैसे ज्ञात की जाती है, तो वो है जन्म प्लस आप्रवास, जन्म प्लस, देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। देखो जन्म माइनस मृत्यु, तो यहाँ जन्म और जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास। तो ये जनसंख्या जो वास्तविक वृद्धि है उसको ज्ञात करने का सूत्र है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो ज्ञात करने, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो जनसंख्या, ठीक है, का घनत्व है बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उसके बाद में जापान का कोस जो है ओसाका, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश सघन बसा हुआ है, तो कोबे ओसाका जो क्षेत्र है वो सघन बसा हुआ है। उसके बाद में विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में किस देशों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व के 10 आबाद देशों में तो 60% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व के जो टॉप 10 देश हैं, ठीक है, जो आबाद माने जाते हैं यानी सघन बसे हुए माने जाते हैं, तो उसके उनके अंदर विश्व की क्या है 60% जनसंख्या निवास करती है। फिर अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है, तो जनसंख्या घनत्व है वो किस प्रकार से मापा जाता है, तो ये किस प्रकार से मापा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। ठीक है, दूसरा है विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तो कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, उष्ण और शीत मरुस्थलों में भूमध्य रेखा के निकट। यहाँ 3 हो गए आपके ध्रुवों के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। इसके अलावा आपके उष्ण और शीत मरुस्थल है वहाँ, और तीसरा आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। ये तीनों जगह पर ही जनसंख्या घनत्व है वो गाइस बहुत ही कम
पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 8 आता है जनसंख्या वृद्धि शब्द की परिभाषा दीजिए अथवा जनसंख्या वृद्धि से आशय को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ये आपका जो है अथवा में, ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही रहेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन 2 नहीं है भाई, यहाँ पर देखो अथवा शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अथवा में या तो जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए अथवा जनसंख्या वृद्धि से आशय बताइए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या की जो ऋणात्मक वृद्धि है वो क्या है? तो देखो, दो समय अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या उसका कम होना, ठीक है, जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो यहाँ पर देखो माइनस है, ये जन्म माइनस मृत्यु, ये हालांकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करेंगे मृत्यु दर किन कारणों द्वारा प्रभावित होती है। तो मृत्यु दर जो है वो जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होती है, ये द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास, तो इस आधार पर मृत्यु दर प्रभावित होती है। प्रवास के जो है उद्गम स्थान से क्या अभिप्राय है? वह स्थान जहाँ से लोग जो है दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जो है गमन स्थान तथा उद्गम स्थान कहलाता है। देखो, याद रखना है, जहाँ से मतलब अपन कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ से हम जाएंगे वो उद्गम कहलाएगा और जहाँ हम पहुँचेंगे वो गंतव्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्लियर करें कि उद्गम स्थान और जो है गमन, जो आपका गंतव्य स्थान क्या होता है। तो आप दोनों इजी सा है, जहाँ से हम छोड़कर जाते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है और जहाँ जाकर हम बसते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रवास से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रवास क्या है? प्रवास जो किसी नवीन स्थान पर जाता है, यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है, तो ये आप याद रखो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। उत्प्रवास से क्या आशय है? उत्प्रवास एक स्थान को छोड़कर जो है जाना, ठीक है, तो किसी भी स्थान को छोड़कर बाहर जाना उत्प्रवास। ठीक है, आना आप्रवास। प्रतिकर्ष कारकों के दो उदाहरण दीजिए। बेरोजगारी और जो है प्रतिकूल जलवायु। ठीक है, तो ये प्रतिकर्ष कारक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व से आशय। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्राकृतिक नेक्स्ट है प्राकृतिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक जो वृद्धि कहलाती है। अतः प्राकृतिक वृद्धि जो है वो बराबर जन्म माइनस मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक वृद्धि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जनसंख्या के बारे में, तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो लघुतरात्मक क्वेश्चंस जो हैं वो है। तो यहाँ पर लघुतरात्मक क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और इसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर प्रवास की धाराएं बताएं। तो प्रवास की धाराओं की बात करें तो प्रवास किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अपने स्थान को स्थायी परिवर्तन जो है प्रवास कहलाता है। ये स्थायी अस्थायी मौसमी हो सकता है, यानी जो छोड़ना। इसके अतिरिक्त प्रवास के 4 प्रकार होते हैं। गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, नगर से नगरों की ओर और नगर से गांव की ओर। उद्गम एवं गंतव्य स्थान में अंतर। तो उद्गम और गंतव्य स्थान में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस स्थान को हम छोड़कर जाते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है, और जहाँ
हम जाएंगे वो गंतव्य कहलाएगा। जब लोग प्रवास करते हैं तो जिस स्थान से गमन करते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान में जनसंख्या में कमी होती है, ठीक है, और जहाँ जाते हैं वो गंतव्य, और वहाँ जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है, विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक को संक्षेप में बताना है। तो देखो इसमें आर्थिक कारण की बात करें तो खनिज हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा और कृषि हो जाएगा। तो इनके बारे में आप बता सकते हो। पांचवा है जनसंख्या सॉरी जलवायु किस प्रकार जनसंख्या को के वितरण को प्रभावित करती है। तो आपको बताना है ठंडे और गर्म जो स्थान होते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ अनुकूल जलवायु नहीं होती है। तो जहाँ अनुकूल जलवायु होगी वहाँ पर ही जनसंख्या रहेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है औद्योगिक क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों। तो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में जो है परिवहन, सेवाएं, डॉक्टर, अध्यापक, यानी बहुत से जो है जॉब क्रिएट होते हैं, और उन जॉब क्रिएट होने की वजह से वहाँ आसानी से रोज़गार मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या सघन बसी हुई होती है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, कथन को स्पष्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि जॉर्ज बीक्रेसी ने क्या कहा था, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पर रहती है, जबकि 90% भूभाग है वहाँ पर केवल 10% जनसंख्या रहती है। या इसमें एक और आप लगा सकते हो कि विश्व के सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले 10 देश हैं उसमें विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या वृद्धि आपको बताना है, तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आप बता दोगे, ठीक है, और किस प्रकार से ये बढ़ती है तो वो आपको बता दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनांकीय संक्रमण, जो जनांकीय चक्र है उससे क्या आशय है। तो जनांकीय चक्र क्या है कि जनसंख्या जो है कृषि प्रधान थी, उसने वो जो है औद्योगिक प्रधान हो गई या नगरीकरण हो गया। तो ये जो है वो वाला जो आंसर रहेगा आपका, तो वो आपको यहाँ पर देना है। खेती हर अशिक्षित से नगरीय, औद्योगिक एवं साक्षर बनना, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कौन से सुझाव जो है आप देखो, तो जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाना, छोटे परिवार के लिए जो लोगों को जागरूक करना, तो ये हो जाएंगे। और भी आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, और आपकी बुक में आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एवं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में अंतर क्या है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक और इसमें अंतर आप बताना है। तो देखो प्राकृतिक वृद्धि है तो जन्म जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है जनस और जबकि वास्तविक वृद्धि दर में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के साथ प्रवास और उत्प्रवास में भी अंतर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक में सिर्फ जन्म और मृत्यु होते हैं, और जो आपकी ये रहेगी ना वास्तविक, वास्तविक में दो और ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड हो जाएंगे, उत्प्रवास और अप्रवास। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जनसंख्या वास्तविक वृद्धि में प्रवास के कारण परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक अंतर, तो ये तो साफ सा है, ये तो आप भी दे सकते हो कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहेंगे, दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या घटती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें किसी क्षेत्र के संसाधनों का उपभोग में वृद्धि होती है और इसमें जो है संसाधनों के उपभोग की दर घटती है, बस। उसके बाद में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को बताएं। तो द्वितीय अवस्था क्या है, जो है जन्म दर जो है वो कुछ कम होती है, ठीक है, वैसे ऊंची रहती है लेकिन थोड़ा सा गिरी हुई होती है, और मृत्यु दर में गिरावट आती है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है। पेरू, कोरिया, श्रीलंका आदि ऐसे देश जो हैं इसी अवस्था में, तो वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट अपना है क्या आप सोचते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ठीक है, ये दो आपके रहेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन जो है वो आपको प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो चेंज कर दिया है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रतिकर्ष और
अपकर्ष कारक हैं वो बता देने हैं। ठीक है, वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 15 का देखो, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक जो बताने हैं। तो भौगोलिक कारक में आप जो हैं क्या बताएंगे, तो भौतिक कारक है ना। भौगोलिक कारक का मतलब होगा भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक। तो देखो, जल की उपलब्धता हो जाएगी, भू आकृति हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी, मृदा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे और भी कोई कारक अगर हैं तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में शायद मेरे हिसाब से ये 4 ही दिए हुए हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तो इस हिसाब से आपका जो ये जो हैं, तो इसमें आप जो है देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।